विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम बात कर रहे हैं बीए सेकंड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस, और इसमें देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र का घर है, लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं? स्विट्ज़रलैंड को। हाँ बिल्कुल। तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में हम जानेंगे कि इनका जो संविधान है वो कैसे बना। जैसे भारत का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो संविधान का विकास किस तरह से हुआ, तो वैसे ही हम यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के विकास को देखेंगे कि जो स्विट्ज़रलैंड है उसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट में आपको पता होगा, यहाँ से बात शुरू करेंगे कि 1291 के अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो 1291 के अंतर्गत वहाँ पर एक राज्य मंडल बना था। क्या बना था? राज्य मंडल। ठीक है ना, क्योंकि ये हम बात करें कि जब खुद अस्तित्व में नहीं था स्विट्ज़रलैंड, उस समय की बात करें तो 1291 में एक राज्य मंडल बना। अब उस राज्य मंडल की कुछ बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान स्विट्ज़रलैंड के निर्माण की प्रक्रिया और स्विट्ज़रलैंड के संवैधानिक विकास का प्रारंभ है वो 1291 से शुरू हुआ था, जबकि उरी, स्वेज और अयरलैंड द्वारा आत्मरक्षा करने हेतु एक राज्य मंडल बना था। मतलब बाहरी हमलों के बचने के लिए एक राज्य मंडल बना था। ठीक है ना। अब इसे जब राज्य मंडल बना तो इससे पूर्व वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड के क्षेत्र में अलग अलग कैंटन थे, उसके बीच कोई समन्वय एकीकृत सत्ता नहीं थी। आपको पता है बिल्कुल, जो स्विट्ज़रलैंड है उनमें राज्य नहीं होते, उनके राज्यों को हम बोलते हैं कैंटन। क्या बोलते हैं? तो बहुत सारे राज्य हैं उनको कैंटन में बोला जाता है, अलग अलग कैंटन। तो लगभग 13 के आसपास कैंटन है वहाँ पे। कितने? 13। तो पहले क्या था कि जब स्विट्ज़रलैंड बनना था, संवैधानिक विकास होना था, उससे पहले ये जो कैंटन थे, राज्य थे इनके, कैंटन को यहाँ पे राज्य भी कहा जाता है। तो ये जो राज्य थे वो अलग अलग थे, इनका इनसे कोई संबंध नहीं था। वर्तमान में 13 कैंटन के साथ मिलकर एक स्विट्ज़रलैंड होता है, लेकिन पहले कोई संबंध नहीं था इनके बीच जब राज्य मंडल बना। ठीक है। तो फिर बात कर रहे हैं हम कि 1291 में 3 कैंटनों ने हैसबर्ग शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की, एक राज्य मंडल की स्थापना की। तो एक हैसबर्ग यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि ध्यान रहे नाम आपको। हैब्सबर्ग का शासन था उस समय जब स्विट्ज़रलैंड बना था। तो इसके शासन थे 3 कैंटन, इसके शासन से 3 जो कैंटन थे। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, जो 3 कैंटन थे वो क्या हो गए? हैब्सबर्ग शासन व्यवस्था से अलग हो गए, इससे अलग हो गए, और इन्होंने किसकी स्थापना की? राज्य मंडल की। जो हैब्सबर्ग शासन व्यवस्था से उससे स्वतंत्र होकर, इससे क्या होकर? स्वतंत्र होकर 3 कैंटनों ने राज्य मंडल की स्थापना कर दी। जब राज्य मंडल की स्थापना हुई तो ये स्वतंत्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया और वास्तव में स्वतंत्र भी हुए। तो इससे प्रस्तावित या इन मानते ना कि भाई एक राज्य है, राज्य में से 3, एक बड़ा राजा है, राज कर रहा है, उसमें बहुत सारे राज्य, उसमें 3 राज्य अलग से निकल गए और स्वतंत्र हो गए। तो इसके पीछे दूसरे राज्य भी करेंगे, दूसरे राज्य भी उस राजा से अलग होके अपना राज्य बनाने की ख्वाहिश करेंगे। तो इस तरह से जब हैब्सबर्ग शासन व्यवस्था से 3 राज्य निकले, 3 कैंटन निकले, तो इसके सफलता के पीछे, इसकी वजह के कारण 3 और भी राज्य निकले, हैब्सबर्ग शासन व्यवस्था से निकले, और वे किससे जुड़े? राज्य मंडल थे। तो इस तरह से पहले 3 थे और फिर 5 और हो गए, यानी अब राज्य मंडल में कितने कैंटन जुड़ गए? 8 कैंटन जुड़ गए। कितने जुड़ गए? 8 कैंटन जुड़ गए। तो इस तरह से 1648 तक, ध्यान रखना, आपको डेट याद रखना है, 1648 तक यहाँ पे कैंटनों की संख्या कितनी हो गई? 13। कितने कैंटन हो गए? 13 कैंटनों की संख्या हो गई, और ये 13 शामिल थे। तो ध्यान रखना, 3, 5, फिर धीरे धीरे 1648 तक आते आते हैब्सबर्ग शासन व्यवस्था से अलग हो गए, और कितने शासन व्यवस्था कितने बने? 13 बन गए। कितने बन गए? 13 कैंटन हो गए, यानी 13 राज्य बन गए। तो राज्य मंडल की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से इनके कैंटन की संख्या वृद्धि हो रही थी। 1648 की वेस्टफैलिया की संधि में इसे एक संप्रभु राज्य की भी मान्यता दे दी। इस तरह से एक संधि हुई, और संधि के दौरान इसको एक अलग मान्यता भी दे दी, एक अलग मान्यता दे दी, इसको संप्रभु राज्य की मान्यता दे दी। इसके बाद फिर हम बात करें दूसरा, जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको समझना है, दूसरे हम यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, सीधा यहाँ से, ताकि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े, सीधा सा हम टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे।
तो देखिए यानी 1648 तक तो बन गए थे, कितने कैंटन बन गए? 13 कैंटन बन गए थे। अब यद्यपि यह राज्य मंडल बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध अपनी अस्तित्व को बनाए रखने में सफल तो रहा था, यानी ये जो 13 राज्य थे अपनी खुद की छवि बनाने में कामयाब तो रहे थे, लेकिन राज्य मंडल निश्चित रूप से बहुत अधिक दुर्बल था, यानी कमजोर था। 13 एक साथ थे। राज्य मंडल अपनी कोई स्थायी केंद्रीय सरकार नहीं थी, कोई संघीय कार्यपालिका भी नहीं थी इनके पास, नहीं कोई संघीय सेना थी, नहीं राष्ट्रीय नागरिकता थी, नहीं जनाधिकार कोई वर्ग था। तो इसमें कोई कॉमन चीज़ होने जैसी कोई बात नहीं थी। तो इस वजह से इसके अतिरिक्त विभिन्न कैंटनों की शासन प्रणाली में प्रचुर विभिन्नता थी। एक कैंटन है वो वहाँ की राज्य व्यवस्था कोई अलग चल रही है, दूसरा कैंटन है वहाँ का शासन व्यवस्था अलग चल रही है, तो एकता नहीं थी उन कैंटनों के मध्य। तो धार्मिक मतभेदों के कारण इन विभिन्न कैंटनों के बीच धार्मिक मतभेद को लेकर 1712 के अंदर दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया, जिससे स्विस राज्य मंडल को दुर्बल कर दिया। स्विस जो 13 कैंटन मिलकर बने थे उसमें धर्म के नाम पर एक युद्ध हुआ, जिससे ये जो राज्य मंडल था काफ़ी कमज़ोर हो गया। ठीक है, आगे बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना, इसके बाद कुछ समय बदला, कुछ परिस्थितियाँ बदली और वो गणराज्य हेल्वेटिक गणराज्य के रूप में परिणमित हुआ। तो जब राज्य मंडल निर्भर हो गया था तो विजय के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पुराने राज्य मंडल को एक नवीन राज्य मंडल की स्थापना की, जिसे हेल्वेटिक गणराज्य कहा गया। तो क्या हुआ कि जो गणराज्य पहले था, जो 13 कैंटनों से मिलकर बना था, वह उस धार्मिक युद्ध में हार गया था। तो जो हम बात करें कि जिसने जीता था फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, उन्होंने उस गणराज्य के नए रूप में बनाया और उसका नाम दिया हेल्वेटिक गणराज्य। क्या नाम दिया? हेल्वेटिक गणराज्य। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें यहाँ पे तो ये नवीन व्यवस्था स्विट्जरलैंड में मूल स्थानीय प्रवृत्ति की इतनी अधिक विरुद्ध थी कि इसका विरोध होना नितांत स्वाभाविक था। अब बन तो गया ये गणराज्य नया, लेकिन वहाँ पे दूसरी व्यवस्थाओं के द्वारा बना तो काफ़ी मतभेद था। तो इस वजह से ये एकजुट रह पाना काफ़ी मुश्किल था, विरोध हो रहे थे। स्विट्जरलैंड में पुनः शांति और अव्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने हस्तक्षेप किया वहाँ पे, और स्विट्जरलैंड की 7 प्रतिनिधि जो थे वो उनको पेरिस बुलाया और फ्रांसीसी प्रशासनदाताओं से सहायता ली और स्विट्जरलैंड के लिए एक नवीन संविधान रचने का कार्य सौंपा गया। तो 1803 के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, 1803 में नेपोलियन ने एक प्रसिद्ध, ये इसका ध्यान रखना, एक्ट ऑफ मेडिएशन यहाँ पे नाम है इसका, तो वो आप ध्यान रखेंगे, एक्ट ऑफ मेडिएशन। इस एक्ट ऑफ मेडिएशन ने स्विट्जरलैंड के संविधान को बनाने की ओर एक व्यवस्थित काम किया। तो इस नए संविधान के आधार पर बहुत कुछ अंशों में राज्यमंडल की व्यवस्था को वापस पुनर्जीवित कर दिया और कैंटनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। जो राज्यमंडल पहले था वो वापस अस्तित्व में आ गया जब संविधान के बनाने की बात चली। तो इस तरह से हम थर्ड स्टेप देखते हैं, वियना कांग्रेस और नवीन संविधान। तो ये समय है 1815 से 1848 के बीच। जो 1813 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात यूरोप के संयुक्त राज्यों में 1814 के अंदर स्विस डाइट को एक नया संविधान बनाने के लिए विवश किया गया। इस नवीन व्यवस्था को पैक्ट ऑफ पेरिस कहा गया। स्विट्जरलैंड के एक नवीन संविधान बनाने की व्यवस्था को क्या नाम दिया? पैक्ट ऑफ पेरिस कहा गया। तो 1815 की वियना कांग्रेस ने इस नवीनीकृत संविधान को स्वीकार कर लिया और वियना कांग्रेस ने जहां एक और स्विट्जरलैंड की आंतरिक व्यवस्था निर्धारित की, वही राष्ट्रीय राजधानी में स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता की घोषणा की और वैदेशिक संबंध निर्धारित कर दिए। और वियना कांग्रेस को यह निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था जिससे वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त थी। यानी स्विट्जरलैंड के संविधान में वियना कांग्रेस का होना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस वजह से नवीन संविधान बना। उनका स्विट्जरलैंड का संविधान काफ़ी अच्छा और एक कहने के अच्छे राज्य के रूप में परिणित होने की दिशा की ओर बनने लग गया। हेलो जी, केपी कॉलेज में उभा हो के